हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG Adda 24/7। आई एम योर एजुकेटर सुधा और आज की ये वीडियो होने वाली है सभी इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास, क्योंकि दिस इज़ ब्रिटिश लिटरेचर वन शॉट। यानी कि ब्रिटिश लिटरेचर का जो भी सिलेबस है उसके अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं उनको हम आज इस एक वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी टेल यू, क्योंकि यू गाइज ऑलरेडी नो कि ब्रिटिश लिटरेचर का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, तो सिर्फ एक वीडियो में हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो दिस इज़ डिस्क्लेमर टू एवरीवन कि दिस इज़ पार्ट 1, जिसके अंदर हम जो स्टार्टिंग के राइटर्स हैं, अर्ली पीरियड्स के जो राइटर्स हैं, इम्पॉर्टेंट राइटर्स, उनको कवर करेंगे। एंड इसी तरीके से हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, जिसके अंदर हम ब्रिटिश लिटरेचर के बाकी अदर एजेस के इम्पॉर्टेंट राइटर्स को कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम अर्ली एजेस के इम्पॉर्टेंट राइटर्स को कवर करने वाले हैं। ओके, तो लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। एंड उसके बाद चलिए शुरू करते हैं हमारी वन शॉट ब्रिटिश लिटरेचर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिनको ऑलरेडी मैं अपनी ब्रेन बूस्टर सीरीज़ के अंदर कवर कर चुकी हूँ। जस्ट लाइक जॉफ्री चॉसर की बात करूँ मैं, तो जॉफ्री चॉसर का एक डिटेल लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, तो वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। शेक्सपियर के ड्रामास के ऊपर एक डिटेल लेक्चर है। और भी अदर राइटर्स हैं, रिवाइवल एज, देन वी हैव रेस्टोरेशन एज, विक्टोरियन एज, न्यू क्लासिकल एज। इन सारी एजेस पर ऑलरेडी लेक्चर्स जो थे इन डिटेल में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इसके अंदर जो भी हम जिन भी राइटर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट होंगे ही, तो आप साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप ब्रेन बूस्टर सीरीज़ की जो वीडियोस हैं उसको देखना मत भूलना, सो दैट कि आपका सब कुछ क्लियर होता चलेगा। ओके, तो सबसे पहले हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर एज ऑफ चॉसर से कौन आ जाते हैं? जॉफ्री चॉसर। डू लेट मी नो कि एज ऑफ चॉसर कब से स्टार्ट होती है। तो एज ऑफ चॉसर हमारी स्टार्ट होती है 1340 टू 1400। दिस इज़ अ टाइम पीरियड जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। एज ऑफ चॉसर का ये टाइम पीरियड है। चॉसर की अगर राइटिंग की बात करिए तो चॉसर का जो राइटिंग का करियर है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 करियर फेजेस हैं ये। फर्स्टली चॉसर का आ जाता है फ्रेंच फेज, जिसके अंदर उन्होंने द बुक ऑफ डचेस, जो कि उनकी फर्स्ट एवर बुक थी, उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट आ जाता है रोमान डे ला रोज, जिसको हम और अदर नेम से क्या बोलते हैं? इसका अदर नेम है रोमांस ऑफ रोजेस। रोमांस ऑफ रोजेस इसका अदर नेम है। तो अगर एग्जाम में रोमान डे ला रोज पूछा जाए या रोमांसेस ऑफ रोजेस, ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये वर्क किसने लिखा है। तो नेक्स्ट वर्क इनका कौन सा आ जाता है? नेक्स्ट आ जाता है इनका ABC, जिसको क्या बोला जाता है? एक प्रेयर बुक है, इन्होंने लिखी है। एंड द टाइटल ABC इज गिवन बाय रिसर्चर। नाउ इटालियन फेस की अगर हम बात करें तो इटालियन फेस में सबसे पहला वर्क आ जाता है उनका हाउस ऑफ फेम। नेक्स्ट वर्क ट्रिलियस एंड क्रिसीड। ट्रिलियस एंड क्रिसीड यू गाइज नो कि एक शेक्सपियर ने भी सेम वर्क लिखा है, सेम टाइटल के ऊपर शेक्सपियर ने वर्क लिखा है। किससे? जॉफ्री चॉसर के वर्क से लिया गया है शेक्सपियर का टाइटल ट्रिलियस एंड क्रिसीड। उन्होंने भी ये प्ले लिखा है, जिसके अंदर इस वर्क के अंदर, ट्रिलियस एंड क्रिसीड के अंदर जॉफ्री चॉसर की ये क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज फर्स्ट एवर नोवेल जो कि ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर लिखी गई थी। किसने लिखी थी? जॉफ्री चॉसर ने लिखी थी। तो ट्रिलियस एंड क्रिसीड, जिसके अंदर द इलियड जो वॉर थी उसका भी मेंशन यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट इन्होंने लिखी थी लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। लेजेंड ऑफ गुड वुमेन के अंदर जॉफ्री चॉसर ने 10 वुमेन को, कितनी टोटल आपसे पूछ लिया जाएगा कितनी वुमेन को प्रेस किया है? 10 वुमेन को जॉफ्री चॉसर ने प्रेस किया है। ये वर्क उन्होंने कब लिखा था? आफ्टर ट्रिलियस एंड क्रिसीड, क्योंकि ट्रिलियस एंड क्रिसीड में उन्होंने वुमेन को एक अलग
तरीके से दिखा दिया था, ठीक है, लाइक एक धोखा टाइप की, हाँ लड़की ने धोखा दे दिया अपने लवर को, तो एक अलग क्रिटिसाइज करके वुमेन को दिखा दिया था। तो जस्ट उन्होंने अपनी जस्ट मिस्टेक को जब जब उन्हें समझ में आई कि हाँ मैंने ये मिस्टेक की है, तब उन्होंने ये वाला वर्क लिखा था द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, जिसके अंदर उन्होंने 10 वुमेन को प्रेस किया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स उन्होंने किसकी मैरिज पर लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स उन्होंने रिचर्ड सेकंड के मैरिज पर लिखा है। रिचर्ड थर्ड की मैरिज पर उन्होंने ये वर्क लिखा है। रिचर्ड थर्ड की मैरिज पर उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स लिखा था। रिचर्ड थर्ड एंड एनी दी बूमिया इनकी मैरिज थी, तो उसके लिए चौसर ने ये वर्क लिखा है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, दैट इज कैंटरबरी टेल्स। चौसर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क कौन सा है? कैंटरबरी टेल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैंटरबरी टेल्स से, जिसकी कुछ टेल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा चौसर ने कौन से कैरेक्टर्स को प्रेस किया है, तो चौसर ने 4 कैरेक्टर्स को प्रेस किया है। फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा आ जाता है? प्लाउमैन, प्लाउमैन को प्रेस किया है। नेक्स्ट आ जाता है पुअर पार्सन, थर्ड कैरेक्टर आ जाता है स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड, एंड फोर्थ कैरेक्टर द नाइट। इन ये 4 कैरेक्टर्स हैं जिसको जॉफ्री चौसर ने अपने वर्क द कैंटरबरी टेल्स के अंदर प्रेस किया है, उनकी तारीफ़ की है। तो पुअर पार्सन की क्यों तारीफ़ की है? क्योंकि वो पुअर है लेकिन स्टिल वो डेली टैक्सेस पे करता है, तो इसीलिए नॉट पुअर पार्सन की इसलिए तारीफ़ की है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉयल है, इस वजह से तारीफ़ की है। प्लाउमैन डेली टैक्सेस पे करता है, इस वजह से उसको प्रेज़ किया है। ऑक्सफोर्ड, स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड की ऑक्सफोर्ड को प्रेज़ इसलिए किया है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है टूवर्ड्स ही स्टडी। एंड फोर्थ द नाइट को इसलिए प्रेज़ किया गया है क्योंकि वो वॉर के अंदर, वो रिलीजियस वॉर के अंदर वो पार्ट लेता है, हिस्सा लेता है। तो दीज आर 4 कैरेक्टर जो कि जॉफ्री चौसर ने अपने वर्क कैंटरबरी टेल्स के अंदर प्रेस किए हैं। इसके अलावा यू गाइज हैव टू नो कि फर्स्ट टेल कौन सी थी, किसकी थी? द नाइट्स टेल फर्स्ट टेल थी। लास्ट टेल किसकी थी? प्लस में वाइफ ऑफ बाथ की टेल बहुत इंपॉर्टेंट है। नन पायरस की टेल, नन प्रीस्ट की टेल बहुत इंपॉर्टेंट है। नन पायरसिस की टेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4-5 टेल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन टेल्स की लाइक इन डिटेल आप लोगों को समरी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये चांटिक लेयर कैरेक्टर कहाँ पर था, या फॉक्स की टेल क्या थी। कई बार मोरल ऑफ द स्टोरी पूछ लिया जाता है किसी की टेल से उठाकर। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। नाउ इसके आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट राइटर हमारे आ जाते हैं जॉन वाइक्लिप्स। वैसे तो जॉन वाइक्लिप्स कोई मेजर राइटर नहीं है, लेकिन इनके कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि आप लोगों को याद होने चाहिए जॉन वाइक्लिप्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं जॉन वाइक्लिप्स को क्या बोला जाता था। जॉन वाइक्लिप्स को बोला जाता था मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन। ठीक है, क्यों रेफॉर्मेशन का मतलब, यानी कि क्या हुआ था एक्चुअली में, जॉन वाइक्लिप्स ने पहली बाइबल इन्होंने क्या की थी, ट्रांसलेट की थी, जिसको क्या बोला जाता है, वाइक्लिप्स बाइबल बोला जाता है। क्या आते, जॉन वाइक्लिप्स ट्रांसलेटेड संत जेरोमी लैटिन बाइबल को इन्होंने ट्रांसलेट किया था, जिसको क्या बोला जाता है, वल्गर्ट्स बाइबल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, वल्गर्ट्स बाइबल या फिर वल्गर्ट्स बाइबल बोला जाता है, या तो फिर जॉन वाइक्लिप्स बाइबल बोला जाता है। तो वाइक्लिप्स इसलिए मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन किसको बोला जाता है, जॉन वाइक्लिप्स को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था। संत जेरोमी की बाइबल को इन्होंने ट्रांसलेट किया था, संत जेरोमी लैटिन बाइबल, और जिसको संत जेरोमी लैटिन बाइबल को क्या बोला जाता है, वल्गर्ट्स बाइबल बोला जाता है। थोड़ा सा लाइक कन्फ्यूजन हो गई क्योंकि इतना सब कुछ दिमाग में चलता रहता है ना। ओके, तो क्या जॉन वाइक्लिप्स ने कौन सी बाइबल को ट्रांसलेट किया, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। संत जेरोमी बाइबल और वल्गर्ट्स बाइबल, दोनों में से कोई सा भी आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि बताओ कि कौन सी बाइबल को लाइक या तो आपसे संत जेरोमी पूछा जाएगा या तो वल्गर्ट्स बाइबल। तो कभी हो सकता है संत जेरोमी मेंशन हो, कभी वल्गर्ट्स
लॉस बाइबल मेंशन हो, कुछ भी दे सकते हैं। तो आप लोगों को दोनों ही नेम आपको पता होना चाहिए, संत जेरोमीज बाइबल एंड वल्गर्स बाइबल, जो कि लैटिन लैंग्वेज से इन्होंने ट्रांसलेट किया था इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। अब क्योंकि अब लोग जो थे नाउ दे आर एबल टू रीड, उनको वो बाइबल को पढ़ सकते थे। वो पहले की तरह वो प्रिस्ट पर या जो मंक होते थे उनके ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं थे कि जो वो बोलेंगे सोसाइटी में जो पीपल हैं वो उनकी बात मानेंगे। नाउ द पीपल वो अब क्या है, बाइबल को रीड कर सकते थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी चीज़ें, चर्च में जो भी करप्शन चल रहा था, इन सारी की सारी चीज़ों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दी। नाउ अब इनके जो फॉलोअर्स थे उनको क्या बोला जाता था, लोलार्ड्स बोला जाता है। जॉन वाइक्लिप्स के फॉलोअर्स पूछ लिए जाते हैं कि क्या नाम से बुलाया जाता है, तो वाइक्लिप्स, लोलार्ड्स या फिर लोलार्ड्स बोला जाता है इनको, ठीक है। अब जॉन वाइक्लिप्स की जब डेथ हो गई थी तो लीडर कौन था, जॉन पूर्वे जो कि लीडर बने थे लोलार्ड्स के। लोलार्ड्स एक पर्टिकुलरली मूवमेंट भी स्टार्ट की थी। किन्होंने स्टार्ट की थी, जॉन वाइक्लिप्स के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। एंड इस मूवमेंट में बेसिकली होता क्या था, जो चर्च की करप्शन होती थी उसके अगेंस्ट वो लोग सवाल करते थे। बेसिकली करप्शन को ख़त्म करने के लिए ये जो रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट की गई थी। नाउ नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट राइटर आ जाते हैं विलियम लैनलेड। कौन आ जाते हैं, विलियम लैनलेड। अब इनका कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क है, आप लोगों को बस इनका एक सिंपल वर्क याद रखना है, दैट इज पियर्स द प्लाउमैन। पियर्स द प्लाउमैन, ये आपको इनका वर्क का टाइटल, सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, इस वर्क का टाइटल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटल आपको पता होना चाहिए। नाउ टाइटल के साथ साथ कुछ थिंग्स है जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि गुड स्मार्टिन कहाँ पर, कैरेक्टर कहाँ पर, कौन से वर्क के अंदर होता है, तो गुड स्मार्टन कैरेक्टर इस वर्क के अंदर, पियर्स द प्लाउमैन के अंदर मेंशन है, जो कि एंड में किससे मिलता है, तो वो एंड में किससे मिलता है, जीसस क्राइस्ट से मिलता है। Now the poem is about a poet who tried to find out what is the means to be a true Christian. एक्चुअली में ट्रू क्रिश्चियनिटी क्या है, ट्रू क्रिश्चियन कौन है, लाइफ कैसी होती है, ट्रू क्रिश्चियन लाइफ कैसी होती है। तो पोएट्स पूरी पोएम के अंदर इसी चीज़ को, इस वर्क के अंदर इसी चीज़ को फाइंड आउट करता है। अब होता क्या है, पोएट फॉल अस्लीप इन द इंग्लिश मिडलैंड्स। पोएट क्या है, वो लाइक सो जाता है। तो अब जब वो सोता है तो उसको क्या है, अलग अलग ड्रीम्स आते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने ड्रीम विजन इस वर्क के अंदर हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हाउ मेनी विजन्स आर देयर इन पियर्स द प्लाउमैन, कितने विजन्स हैं इस वर्क के अंदर, तो आपका आंसर क्या होगा, टोटल 8 विजन्स है, ठीक है। कितने हैं, 8 विजन्स है। बेसिकली ये विजन्स क्या है, ही इज गाइडेड इन हीज विजन बाय अ वर्चुअस प्लाउमैन बाय नेम पियर। द पोएम इज अबाउट द लाइक, विजन का मतलब क्या होता है, यानी कि अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट की गई है, मैच्योरिटी, लॉयल्टी, ट्रुथ, ठीक है। ये अलग अलग ड्रीम्स के अंदर पोएट जाता है। तो ये आप लोगों को क्या याद रखना है, टाइटल याद रखना है, एंड प्लस में टोटल कितने विजन्स हैं जो कि विलियम लैनलेड ने अपने वर्क के अंदर लिखे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट, दैट इज़ फिलिप सिडनी। अब फिलिप सिडनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिक भी थे एंड प्लस में राइटर भी थे। नाउ फिलिप सिडनी के अलावा अगर मैं बात करूँ, एडमंड स्पेंसर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, लेकिन एडमंड स्पेंसर को अभी मैंने ऐड नहीं किया है बिकॉज लाइक उनको हम वन शॉट में कंप्लीट कर ही नहीं सकते, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको इन डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए वो सारे जो भी राइटर स्किप हो रहे हैं तो उनको भी हम कवर करेंगे, तो उसकी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो फिलिप सिडनी की अगर हम बात करें, ही हैज़ फेमसली कॉल्ड, क्या बोला जाता था इन्हें, रेनेसा मैन बोला जाता था। नाउ अब आप कंफ्यूज मत होना, स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन किसको बोला जाता था, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेफॉर्मेशन जॉन वाइक्लिप्स को बोला जाता था, लेकिन रेनेसा मैन किसको बोला जाता था, फिलिप सिडनी को रेनेसा मैन बोला जाता था। नाउ फिलिप सिडनी का आपको ये कुछ वर्क्स हैं जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। पहला वर्क इनका आ जाता है आर्क्रीडिया, नेक्स्ट वर्क आ जाता है एरिस्टोफिल एंड स्टेडला। ये क्या है, दिस इज़ अ सोनेट वर्क, ये एक सोनेट है एंड दिस इज़ अ फर्स्ट
फर्स्ट इंग्लिश सोनेट जो कि इन्होंने लिखा था, फर्स्ट इंग्लिश सोनेट, दिस इज़ द फर्स्ट इंग्लिश सोनेट जो कि इन्होंने लिखा था, एरिस्टोफिल एंड स्टेला, जो कि 1880 एंड 1881 का इसका पब्लिशिंग डेट है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क की अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। इनका बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्क है एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। अब एन अपॉलजी फॉर पोइट्री इन्होंने लिखा है, जिसके अंदर ये बेसिकली किसको टारगेट कर रहे हैं, तो लाइक बोला जाता है स्टेफन गॉशन को, स्टेफन गॉशन को बेसिकली इन्होंने स्टेफन गॉशन ने एक वर्क लिखा था जिसके अंदर वो बोल रहे थे द स्कूल ऑफ अब्यूज़। स्टेफन गॉशन ने क्या लिखा था, स्कूल ऑफ अब्यूज़ से बिलोंग करते थे, स्कूल ऑफ अब्यूज़ से बिलोंग करते थे। नाउ इन्होंने वर्क लिखा था स्टेफन गॉशन ने, तो इनके अगेंस्ट में क्रिटिसाइज करते हुए या उनको रिप्लाई देते हुए फिलिप सिडनी ने एन अपॉलजी फॉर पोइट्री इस वर्क को लिखा था। इस वर्क के अंदर एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, जस्ट लाइक प्लेटो ने अपने वर्क रिपब्लिक के अंदर क्या बोला है कि जितने भी पोइट्स हैं उनको बैन कर देना चाहिए रिपब्लिक से, क्योंकि पोइट्री अकॉर्डिंग टू द प्लेटो का ये मानना है कि पोइट्री क्या है, एक तरीके से फेमिनाइन इन नेचर होती है, और लाइक पोइट्री जो है वो एक इमिटेशन है, एक्चुअली में रियलिटी नहीं बताती। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बहुत फेमस लाइन है, पोइट्री इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। तो ये किसका वो है कोटेशन, फेमस कोटेशन किसकी है, पोइट्री इज़ ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, यानी रियलिटी से 2 गुना दूर है पोइट्री। ओके, तो ये किसने बोला था, प्लेटो ने बोला था पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। लेकिन एरिस्टोटल ने क्या बोला था, पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ एन आर्ट। ओके, तो अब हुआ क्या, लाइक इसको मैं आप लोगों को अच्छे से अगर मैं बात करूं, अच्छे से अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, तो लेट मी टेल यू। ओके, एक सेकेंड, हम जस्ट कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे क्या थे, प्लेटो ने क्या बोला, प्लेटो ने बोला कि पोइट्री क्या है, पोइट्री ट्वाइस रिमूव है, ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, यानी कि जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उससे 2 गुना दूर है पोइट्री। क्यों, कोई भी अगर पोइट है, जस्ट लाइक अगर मैं कोई भी पोएम लिख रही हूँ, तो मैं पोएम कब लिखूँगी, मैं पहले अपने मन में कोई थॉट सोचूंगी, तो मेरे मन में कहाँ से थॉट आएगा, कोई चीज़ें देख के कि हाँ क्या इंसिडेंट हो रहा है। अगर मैं बैठी हूँ समुद्र के किनारे, तो मैं देख रही हूँ पहाड़ों में से पानी गिर रहा है, झरने हैं, ये वो जो भी है मेरा आसपास का इन्वायरमेंट, उसको देख के मैं उसको इमिटेट करूँगी अपने वर्क के अंदर। तो इसी वजह से वो क्या है, पोइट्री जो है वो ट्वाइस रिमूव है, 2 गुना दूर है, किससे, रियलिटी से। ये किसने बोला है, प्लेटो ने बोला है। नाउ इसका इन रिटर्न जवाब देते हुए उनके स्टूडेंट एरिस्टोटल ने क्या बोला है, एरिस्टोटल ने बोला है, हम ये भी देख लेते हैं, एरिस्टोटल ने क्या बोला है, हम डायरेक्ट बात करते हैं। एरिस्टोटल ने बोला है कि पोइट्री इज एन इमिटेशन, एरिस्टोटल ने क्या बोला, पोइट्री इज एन इमिटेशन, पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ एन आर्ट, इमिटेशन ऑफ एन, यानी कि तुम बोल रहे हो कि पोइट्री नकल है, तो पोइट्री नकल तो है, लेकिन किस चीज़ की नकल है, वो एक आर्ट की नकल है, एक कला की नकल है पोइट्री। ये किसने बोला है, एरिस्टोटल ने बोला है। इसके साथ ही प्लेटो ने कुछ अदर पॉइंट्स भी लिखे थे। प्लेटो ने ये बोला था कि पोइट्री फेमिनाइन इन नेचर होती है, क्योंकि वो पूरी तरीके से आदमी को क्या है, कमज़ोर बना देती है पोइट्री। जो कोई आप लोगों ने सुना होगा कि कितनी पोइट्री को सुन के कितना काम हो जाते हैं, पीस मिल जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर प्लेटो क्या बोलते हैं, पोइट्री फेमिनाइन इन नेचर होती है। तो इन रिटर्न फिलिप सिडनी जो है अपने वर्क के अंदर, कौन सा वर्क है इनका जो वर्क है एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, इन्होंने जो वर्क लिखा है एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, इसके अंदर फिलिप सिडनी ने यही सारी की सारी चीज़ें उन्होंने लाइक
कहने को तो ये रिप्लाई है, स्टेफन गॉशन को रिप्लाई है, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने जितने भी पॉइंटर्स ऐड किए हैं वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि उन्होंने एक्चुअली में प्लेटो के जो वर्ड्स हैं उसको रिप्लाई दिए हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जो भी मैंने आप लोगों को बोला, क्योंकि कोटेशन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि किसने प्लेटो ने क्या बोला है एंड एरिस्टोटल ने क्या बोला है। नाउ इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री किसको रिप्लाई देते हुए फिलिप सिडनी ने किसको रिप्लाई दिया था। प्लस में एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री के बाद कौन सा वर्क जो था वो पूछा गया था। तो एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री के अलावा डिफेंस ऑफ पोइट्री, डिफेंस ऑफ पोजी, डिफेंस ऑफ पोइट्री, ये वर्क भी लिखा गया था। किसने लिखा था? पीबी शेले ने ये वर्क लिखा था, जो कि उन्होंने इन रिप्लाई किसको रिप्लाई दिया था? थॉमस लव पिकॉक को रिप्लाई दिया था उन्होंने। तो अभी हम वो चीज़ें भी हम आगे अपने इसके अंदर कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज़ें आप लोगों को, ये पॉइंट है जो कि आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्ग्रियल, मॉन्ग्रियल का मतलब क्या होता है? सिडनी ने इस वर्ड का यूज़ किया है एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री के अंदर। सिडनी सेज दैट ही हेट द मिक्सचर ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। कॉमेडी एंड ट्रेजेडी के मिक्सचर जो होता है ना, उसको वो हेट करते हैं। किसने बोला? ये फिलिप सिडनी ने ये बोला है। तो उन्होंने इसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया है, यानी कि जो पोएट्स जो अपने वर्क कॉमेडी प्लस में ट्रेजेडी दोनों को ही मिक्स करके एक वर्क लिखा है, तो उस वर्क को क्या बोला है? मॉन्ग्रियल। ठीक है, मिक्सचर इज लुक लाइक अ डॉग मॉन्ग्रियल। ये मिक्सचर किसकी तरह लगता है? अगर इन दोनों का मिक्सचर है तो ये किसकी तरह लगता है? ये एक डॉग जो कि दो मिक्सचर, दो ब्राइड से सॉरी ब्राइड कह रही हूँ, दो अलग अलग होता है ना, कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब दो डॉग्स का मिक्सचर आप लोगों ने देखा होगा, तो हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं हम? मॉन्ग्रियल बोलते हैं। बेसिकली आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे डॉग, लाइक लेब्रा डॉग। अगर मेरे खुद के पास हमारे घर में लेब्रा डॉग है तो वो हाइट में काफ़ी छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। लेकिन बहुत सारे लेब्रा डॉग आपने देखे होंगे जो कि हाइट में भी बड़े होते हैं और हेल्थ वाइज भी हेल्दी होते हैं, इतने ज़्यादा मोटे नहीं होते। ऑल्दो जो मेरे घर में लेब्रा डॉग है तो वो छोटा है, हाइट में उसकी इतनी बड़ी हाइट नहीं है। तो एक अनदर अलग अलग ब्रीड के भी होते हैं डॉग। तो जब दो ब्रीड के डॉग मिक्स होके एक अनदर ब्रीड बनाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? हमारा मॉन्ग्रियल बोला जाता है, यानी कि मिक्सचर ऑफ टू डॉग्स। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अ कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडिटी, जिसको किसने दिया है? होमी के भाभा ने दिया है। लेकिन हाइब्रिडिटी जो है वो एक अलग कंसेप्ट है। हाइब्रिडिटी का मतलब क्या होता है? जब दो कल्चर आपस में मिल जाते हैं। जस्ट लाइक कि अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, आप इन फ्यूचर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओगे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि उन्हें तमिल लैंग्वेज भी बोलने आती है एंड हिंदी भी बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं। लेकिन जो तमिल, जो बेसिकली तमिल से जो बिलोंग कर रहे होंगे जो भी स्टूडेंट, वो जब वो हिंदी बोलते हैं या वो इंग्लिश बोलते हैं तो कहीं ना कहीं यू विल गेट टू नो कि एक्चुअली में ये तमिल से बिलोंग करते हैं या फिर ये साउथ से हैं, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो एक हाइब्रिड लैंग्वेज है, दो लैंग्वेज का मिक्सचर है। तो उसको बोला जाता है हाइब्रिडिटी या हाइब्रिड, दो चीज़ों का मिक्सचर। तो हाइब्रिड कल्चर होता है, हाइब्रिड लैंग्वेज होता है। लेकिन जो हाइब्रिड कंसेप्ट है दिस इज गिवन बाय होमी के भाभा, जो कि हम पोस्ट कॉलोनियल के बाद हम ये सारे के सारे कंसेप्ट को हम मतलब पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस के अंदर भी है। तो जस्ट मैंने लाइक साथ के साथ एग्जाम्पल देना इसलिए ईजी रहता है ताकि आप लोगों को ना एग्जाम्पल के थ्रू ही स्टूडेंट समझ पाते हैं। तो इसलिए साथ के साथ जैसे जैसे एग्जाम्पल से आप समझोगे तो आपके लिए भी काफ़ी ईजी रहेगा समझना। नाउ नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट राइटर आ जाते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो। नाउ दिस राइटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्लो को आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन में। मार्लो की डॉक्टर फॉस्टस दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इंक्लूड है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ बहुत सारे अदर बिग यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस है डॉक्टर फॉस्टस। तो डोंट फॉरगेट डॉक्टर फॉस्टस को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, भूल ही नहीं सकते। डॉक्टर फॉस्टस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर फॉस्टस जो कि क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था। नाउ डॉक्टर फॉस्टस के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें याद रखनी है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहली बात तो डॉक्टर फॉस्टस कितने 5
एक्ट्स का ये प्ले है। डॉक्टर फॉस्टर 5 एक्ट हैं इसके अंदर टोटल। इसके अलावा आप लोगों को क्या याद रखने हैं, आप लोगों को कैरेक्टर्स के नेम याद होने चाहिए इसके अंदर। कैरेक्टर्स के नेम जैसे कि जस्ट लाइक मेफिस्टोफिलीस कौन था, लूसीफर कौन था, डॉक्टर फॉस्टस तो आप लोगों को जानते ही होंगे डॉक्टर फॉस्टस आप तो डॉक्टर फॉस्टस, मेफिस्टोफिलीस, लूसीफर, वैगनार जो कि क्या था, सर्वेंट था। इसके अलावा जितने भी डेविल्स हैं, अलग अलग 2-3 डेविल्स मेंशन है, तो उन लोगों के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। तो थोड़े बहुत कैरेक्टर्स हैं जिनके आप लोगों को नाम पता होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डॉक्टर फॉस्टस में जो फॉस्टस हैं उन्होंने फॉस्टस ने कितने टाइम के लिए अपनी सोल को बेचा था, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए डॉक्टर फॉस्टस की। इसके अलावा क्रिस्टोफर मार्लो का फर्स्ट एवर प्ले था तैम्बुरलिन। कौन सा प्ले है, फर्स्ट एवर वर्क इनका था तैम्बुरलिन, जो कि इन्होंने 1590 में लिखा था। तैम्बुरलिन जो कि 2 एक्ट का प्ले है। कितने एक्ट आ जाते हैं यहाँ पे, 2 एक्ट का प्ले है जो कि तैम्बुरलिन के डाउनफॉल को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट हैपन, 2 एक्ट्स का प्ले है। फर्स्ट एक्ट में तो तैम्बुरलिन का राइज देखने के लिए मिलेगा, एंड सेकेंड एक्ट में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, सेकेंड एक्ट में तैम्बुरलिन की शादी होती है। व्हेन तैम्बुरलिन गेट्स मैरिड टू एन इजिप्टियन प्रिंसेस। क्या नाम होता है, जेनोग्रेट नाम होता है, जेनोग्रेट। ये इजिप्टियन प्रिंसेस तैम्बुरलिन की वाइफ का नाम होता है, ठीक है, तैम्बुरलिन की वाइफ का नाम होता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तैम्बुरलिन की वाइफ का नाम होता है। नाउ व्हाट हैपन, ये क्या थी, इजिप्टियन प्रिंसेस थी। जब इससे शादी हो जाती है तो इसके जो सन होते हैं उनमें से एक सन तैम्बुरलिन के अगेंस्ट रिवॉल्व करता है। एंड जब तैम्बुरलिन का डाउनफॉल कैसे आता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। तो तैम्बुरलिन का डाउनफॉल इसलिए और ऐसे आता है क्योंकि जब वो बाइबल को बर्न कर देते हैं, जिसके बाद तैम्बुरलिन का डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है। एंड इसके अलावा द जूइश ऑफ माल्टा, ये इनका अदर इम्पॉर्टेंट वर्क है। एंड जूइश ऑफ माल्टा में आपको सिंपल सी एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो आकर जो स्टेज पर आकर जो प्लॉट सुनाता है, तो वो कौन सुनाता है, सिनेकियन गोस्ट यहाँ पर आकर प्लॉट सुनाता है। मैकविली आकर यहाँ पर एक लाइक प्लॉट समझाता है द जूइश ऑफ माल्टा के अंदर। तो दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि द जूइश ऑफ माल्टा के अंदर कौन आकर स्टेज में इंट्रोड्यूस करता है सबको, ठीक है, तो डेट इज़ मैकवेली। इसके अलावा ये कुछ वर्क्स हैं इनके जो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एडवर्ड प्ले लिखा था, एडवर्ड 4th क्रिस्टोफर मार्लो ने, वो भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ विट। तो ये पर्टिकुलरली इसके अंदर आप लोगों को क्या याद रखना है, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ विट बेसिकली एक ग्रुप था किसका, जो यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ राइटर, 7 राइटर्स इसके अंदर थे, जिसके अंदर आ जाते हैं क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीनरी एंड थॉमस नैश। ये ऑल 3 राइटर्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ये 3 राइटर्स ग्रेजुएट हुए थे। इसके अलावा आ जाते हैं हमारे थॉमस लॉज, जॉर्ज पिली, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। एंड सेवन्थ आ जाते हैं हमारा थॉमस किट, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं बिलोंग करते। ओके, तो एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम में फर्स्टली आपको ये दे दिया जाएगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स में से नहीं है, या पिक ऑड वन आउट, इस ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये सारे यूनिवर्सिटी विट्स के आप लोगों को नाम पता होने चाहिए। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ विट है, इस टर्म को क्वाइन किसने किया था, तो जॉर्ज संतबरी, इन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया था 16th सेंचुरी के अंदर। किसके लिए, इन राइटर्स के लिए। इन्होंने अपने लाइक मैगजीन के अंदर और समथिंग न्यूज़पेपर के अंदर इन्होंने इस वर्ड को क्वाइन किया था। किस वर्ड को, यूनिवर्सिटी ऑफ विट
यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स को इन्होंने क्वाइन किया था। नाउ इसको आप याद कैसे रखेंगे, अगर मैं इसकी बात करूं तो आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता देती हूँ किस तरीके से आप याद रखेंगे। तो थॉमस थॉमस थॉमस, 3 थॉमस हो गए, ठीक है। आप लोगों को मतलब बेसिक कैसे याद होना चाहिए कि कितने टोटल कितने राइटर हैं, ये इनके नाम आप लोगों को कैसे याद करने। 3 थॉमस हो गए, पहले थॉमस नैश, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे थॉमस लॉज, थर्डली आ जाते हैं थॉमस किड। किड क्योंकि वो बच्चे थे तो वो किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े, ठीक है, तो किड जो कि दोनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं गए। नाउ थॉमस नैश, नैश कहाँ पर गए थे, कैम्ब्रिज गए थे। कैम्ब्रिज एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी तो वहाँ जाकर उन्होंने नाश कर दिया सब कुछ अपनी पढ़ाई का, क्योंकि वो क्या है एक गरीब उससे बिलोंग करते थे, एंड जब कोई गरीब थे और फिर वो जब जाते हैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में तो उस चीज़ को वो हैंडल नहीं कर पाए अपनी पर्सनैलिटी को, तो इसलिए उन्होंने सत्यानाश कर दिया। तो नैश, थॉमस नैश कहाँ से बिलोंग करते थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। अब बचा क्या, थॉमस लॉज, लॉज कहाँ से बिलोंग करते थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। आप कैसे याद रख सकते हैं इसको कि लॉज जो है लॉक हो गए थे, कहाँ पर लॉक हो गए थे, ऑक्सफोर्ड में लॉक हो गए थे। ऑक्सफोर्ड का ओ होता है ना गोल, गोल होता है ना ओ, तो यहाँ पर क्या लॉज लॉक हो गए थे। फिर उसके बाद बाकी के हमारे क्या हो गए, हमारे क्या बचे, क्रिस्टोफर मार्लो हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैम्ब्रिज से बिलोंग करते हैं। ग्रीनरी एंड पीली, जॉर्ज पीली एंड ग्रीनरी, रॉबर्ट ग्रीनरी को आप कैसे याद रखोगे, जॉर्ज पील, तो इनको कैसे याद रखना है, ग्रीन कलर से आप याद रख सकते हो, एंड पीली यानी कि येलो कलर से आप याद रख सकते हो। दोनों ही ग्रीन कलर कहाँ से, कैम्ब्रिज, एंड येलो कलर ऑक्सफोर्ड। इस तरीके से आप लोग कुछ ट्रिक्स के थ्रू आप इन वर्क्स को याद रख सकते हो, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं रट्टा मार लूँ तो एग्ज़ाम टाइम पर इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा कि आप लोग नहीं कर पाओगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग। इसके अलावा ओके, नेक्स्ट राइटर हमारे पास आ जाते हैं बेन जॉनसन। बेन जॉनसन बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, 16th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, 16th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। बेन जॉनसन फर्स्ट राइटर थे जिन्होंने क्या, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इन्होंने ये निकाला था इन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। एंड कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए थे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को यूज़ करने के लिए, कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए थे, ये इन्फ्लुएंस हुए थे प्लेटस से, ठीक है, जो कि मैंने अभी आगे मेंशन भी किया है। एक सेकेंड, ओके, आई थिंक वो है नहीं, मिस आउट हो गया होगा मेरे से। तो बेन जॉनसन कहाँ से इंस्पायर हुए थे, ये तो फेमस वर्क है, जी हाँ। तो बेन जॉनसन कहाँ से इंस्पायर हुए थे, प्लेटस राइटर थे, इन्होंने वर्क लिखा था, प्लेटस ने वर्क लिखा था। मैं यहाँ पर नोट कर ले रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बेन जॉनसन ने क्या क्वाइन किया है, सबसे पहले कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बेन जॉनसन कहाँ पर लेकर आए, इंग्लिश के अंदर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को लेकर आए। इसके अलावा ये कहाँ से इंस्पायर होकर ये कहाँ से लिखा, तो ये कौन से राइटर, प्लेटस ये राइटर थे जिन्होंने कौन सा वर्क लिखा था, प्लॉट ऑफ गॉड। इन्होंने वर्क लिखा था प्लॉट ऑफ गॉड कह रही हूँ, प्लॉट ऑफ गोल्ड इन्होंने वर्क लिखा था। एक सेकेंड, प्लॉट ऑफ गोल्ड इन्होंने वर्क लिखा था। तो उस वर्क से इंस्पायर होकर ये क्या लेकर आए थे, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को लेकर आए थे। नो, प्लॉट ऑफ गोल्ड की अगर हम बात करें तो किसने लिखा था, प्लेटस ने लिखा था। इसके अंदर बेसिकली है क्या, एक कहानी होती है, एक लड़का होता है, जिस फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको सिंपली वे में समरी बताती हूँ। अगर कोई आप हो, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आप हो और आपको पता है कि आपने एक बैग के अंदर सोना भर के रखा है, सोना भर के रखा है आपने एक बैग में, और आप घर में सबसे बोले जा रहे हो कि मम्मी उसे मत छूना, मम्मी इस बैग को मत छूना, इस बैग को संभाल के रख दो, इस बैग को मत छूना, ये बैग कहाँ गया, मेरा बैग कहाँ गया, ये वो। तो सबको लगेगा ना कि अरे कुछ तो है खास इस बैग के अंदर। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। यानी एक इंसान जिसके अंदर क्या है वो चीज़ है, एक इंसान जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है,
कैरेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, एक कैरेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा एंग्री है। तो लाइक हम अपनी डे टू डे लाइफ में आप लोगों को देखते होंगे कि कोई बहुत ज़्यादा सैड है, ऐसे ही रहता है हमेशा हर टाइम। लाइक सॉरी, मेरे स्कूल में और मेरे कॉलेजेस में कुछ ऐसे दोस्त थे जो हमेशा ऐसे ही रहते थे, सैड सैड से। ओके, तो जो कोई सैड है तो वो कौन सी ह्यूमर को रिप्रेजेंट करता है? अगर किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो कौन से ह्यूमर है उसके अंदर? अगर कोई रो रहा है, हर छोटी बात पे रो रहा है, तो कौन सा ह्यूमर है? तो दिस इज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। यानी कि अपने वर्क के अंदर जो भी हम प्ले लिख रहे हैं, किसी एक कैरेक्टर के अंदर जब ज़्यादा उस ह्यूमर को रिप्रेजेंट किया जाता है तो जिसकी वजह से वो क्या है, एक कॉमेडी वे में हो जाता है, कॉमेडी बन जाती है। तो इसको किसने एक्चुअली में फर्स्ट टाइम तो प्लेटस ने अपने वर्क के अंदर लिखा था, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में इसको बेन जॉनसन लेकर आए थे। एंड बेन जॉनसन ने 4 टाइप्स ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के 4 टाइप्स, ये 4 फ्यूल्स बताए हैं जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। इनमें से अगर एक भी फ्यूल ऊपर नीचे या अनबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर क्या आ जाते हैं, वो चीज़ ज़्यादा आ जाती है ना। जैसे अगर कोई भी मेनिनकली, किसी के अंदर अगर मेनिनकली जो है वो ज़्यादा है, मेनिनकलिक ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, वो हमेशा हर टाइम सैड रहेगा, ऐसे ही बैठा रहेगा, हर छोटी बात पे सैड हो जाएगा, रोने लग जाएगा। तो जस्ट लाइक ऐसे ही ये 4 आप लोगों को 4 ह्यूमन बॉडी के फ्यूल्स हैं जो कि बेन जॉनसन ने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में दिए हैं। ये आप लोगों को याद रखने हैं, क्लोरिक, मेनिनकली, ब्लैक बाइल, येलो बाइल। ये 4 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखने हैं। तो या इसके अलावा अगर हम बात करें बेन जॉनसन के कौन से फेमस और इम्पॉर्टेंट वर्क हैं, तो बेन जॉनसन का पहला वर्क आ जाता है एवरी मैन इन हीज ह्यूमर, जो कि इन्होंने 1598 के अंदर लिखा था। अब इस वर्क के अंदर इन्होंने एक कैरेक्टर है, एंड उस कैरेक्टर का नाम क्या है, नोवेल। क्या कैरेक्टर का नाम है, नोवेल उस कैरेक्टर का नाम है। इस कैरेक्टर को एक्चुअली में प्ले में किसने परफॉर्म किया था, शेक्सपियर ने परफॉर्म किया था। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोवेल वॉज अ परफॉर्म बाय, नोवेल कैरेक्टर किसने परफॉर्म किया था, शेक्सपियर ने इनके प्ले के अंदर एवरी मैन इन हीज ह्यूमर इस प्ले के अंदर परफॉर्म किया था। नोवेल हैज़ अ बैड हैबिट, इसकी क्या थी, बैड हैबिट थी। क्या बैड हैबिट थी कि वो कोई भी सस्पेक्टिंग, यानी हर किसी के ऊपर शक करना, तो वो क्या है, एक कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है। नाउ एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये इनका नेक्स्ट वर्क था। सिंथियाज रेवल पोइटेस्टर, जो कि इन्होंने, पोइटेस्टर क्या है, एक सटायर है जो कि इन्होंने अपने साथ के कंटेम्परेरी राइटर के ऊपर, थॉमस डेकर एंड जॉन मास्टन, इनके ऊपर इन्होंने सटायर लिखा था। क्या नाम है, पोइटेस्टर। पोइटेस्टर बेन जॉनसन ने अपने कंटेम्प्रेरी राइटर्स, ये 2 कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं, उनके ऊपर सटायर करते हुए इन्होंने वर्क लिखा था। एंड इन रिटर्न डेकर ने क्या वर्क लिखा था, डेकर ने इन रिटर्न बेन जॉनसन को अटैक किया था, सटीरियो मास्टिस। ये डेकर ने बेन जॉनसन के ऊपर सटायर करते हुए ये वर्क लिखा था। नाउ ये सारे ही वर्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बेन जॉनसन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। प्लस में बेन जॉनसन के अदर वर्क्स हैं, जैसे कि वॉलपोन हो गया, द एल्केमिस्ट हो गया। एल्केमिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर्स के नाम पूछे जाते हैं। प्लस में वॉलपोन और फॉक्स, जिसका अनदर टाइटल है, वहाँ से भी कैरेक्टर्स के नाम पूछे जाते हैं। इसके अलावा एपिसीन, द साइलेंट वुमेन, ये इनका वर्क है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके सारे ही वर्क, बेन जॉनसन के सारे ही वर्क के टाइटल के साथ साथ इन डिटेल समरी, कैरेक्टर, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है बेन जॉनसन का। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है ना, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइक देखो, शेक्सपियर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है नोवेल कैरेक्टर के बारे में, क्वेश्चन पूछा जाता है पोएटेस्टर से रिलेटेड, या कौन से किसने सटायर लिखा था एक दूसरे के ऊपर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। इसके अलावा हुआ क्या था, ये सटायर लिख क्यों रहे थे आपस में, तो व्हाट हैपन इन 1599 में जो बिशॉप्स थे, उन्होंने फैसला किया कि अब से जो थिएटर हैं वहाँ पर क्या वल्गर कॉमेडीज़ जो थी वो नहीं यूज़ की जाएगी। यानी कि नॉट वल्गर, नो कॉमेडी, नो सटायर, नो पोइट्रीज।
कुछ भी यूज़ नहीं किया जाएगा जो कि विच हर्ट समवन, जो कि एक दूसरे को हर्ट कर सके, उनके इमोशंस को हर्ट कर सके। ये बिशॉप्स ने फैसला लिया था इन 1599। तो अब क्या हुआ, बेन जॉनसन ने क्या बोला, हाँ हाँ तुम तो सही बोल रहे हो, ये कॉमेडी, बल्कि बेन जॉनसन खुद कॉमेडी लिखा करते थे। तो बेन जॉनसन ने क्या बोला, हाँ बिशॉप्स बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कॉमेडी तो बैन होनी चाहिए। ये ऐसे राइटर थॉमस डेकर, जॉन मार्स्टन, ऐसे राइटर जो हैं ये कॉमेडीज़ लिखा करते हैं और ये लोगों को करप्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने सटायर लिखा उनके ऊपर। इन रिटन थॉमस डेकर, इन रिटन किसने, सटायरियो मास्टिस लिखा गया। सटायरियो मास्टिस किसने लिखा, तो थॉमस डेकर ने उनके ऊपर सटायरियो मास्टिस इन रिटन बेन जॉनसन को अटैक करते हुए उन्होंने वर्क लिखा था। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वॉर ऑफ थ्रेटर्स। वॉर ऑफ थ्रेटर बोला जाता है इसको। ना एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कौन सी सेंचुरी में या कब वॉर ऑफ थ्रेटर्स हुई थी। तो वॉर ऑफ थ्रेटर एग्जैक्टली लाइक 1599 में, ये सारी तो 16th सेंचुरी में वॉर ऑफ थ्रेटर्स हुई थी। ना इसके अलावा हम नेक्स्ट राइटर की हम बात करते हैं, दैट इज़ फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट राइटर आ जाते हैं फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन जो कि फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट फ्रांसिस बेकन को बोला जाता था, फादर ऑफ इंग्लिश एसेइज। नाउ अब फ्रांसिस बेकन के जो फादर थे वो एक लॉर्ड कीपर थे, जिसकी वजह से इनको क्या पोजीशन मिली थी, इनको पोजीशन या इस नाम से ये नाम मिला था लॉर्ड वरुलम। लॉर्ड वरुलम इस ये नाम का टाइटल इन्हें मिला था। एंड एलिजाबेथ इनको क्या बोलती थी, लिटिल लॉर्ड कीपर। एलिजाबेथ इनको लिटिल लॉर्ड कीपर के नाम से बुलाया करती थी। नाउ अलेक्जेंडर पोप ने इनको क्या बोला है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, एग्जाम में पूछा जाता है। दैट अलेक्जेंडर पोप ने क्या बोला है इनको, दैट फ्रांसिस बेकन ही इज वाइसेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ये अलेक्जेंडर पोप ने बोला है, किसके लिए, फ्रांसिस बेकन के लिए बोला है। तो ऑब्वियसली अगर अलेक्जेंडर पोप बोल रहे हैं, हमने पढ़ा भी था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अलेक्जेंडर पोप का नेचर कैसा था, वो हर किसी के ऊपर सटायर लिख दिया करते थे। लेकिन अलेक्जेंडर पोप प्रेज कर रहे हैं फ्रांसिस बेकन को, तो सोच लो एक्चुअली में कोई ग्रेट राइटर ही होंगे। एंड एक्चुअली में ही वॉज अ ग्रेट राइटर। नाउ इनके वर्क्स की अगर हम बात करें तो इनके सारे ही वर्क्स इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्क्स की मैं यहाँ पर इन डिटेल आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले इनका वर्क आ जाता है एन एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसके अंदर ये क्या है, ये एस्से जो कि इन्होंने डेडिकेट किया था किंग जेम्स फर्स्ट को। एंड हेयर ही रिक्वेस्टेड किंग जेम्स फर्स्ट टू रीफंड, सॉरी यहाँ पर ये नहीं है, फंड, ये री नहीं है, किंग जेम्स फर्स्ट को क्या रिक्वेस्ट की थी, टू फंड फॉर साइंटिफिक एजुकेशन। यानी कि साइंटिफिक एजुकेशन, साइंस के लिए तुम क्या करो, थोड़ा सा तुम्हें क्या है, फंड्स देने हैं, ताकि जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, उसको प्रमोट हो। एंड बेसिकली फ्रांसिस बेकन ने अपने सारे ही वर्क में किसको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये प्रमोट किया करते थे। नाउ फ्रांसिस बेकन इज़ द फर्स्ट मैन टू एडवोकेट द नीड ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन। ये फर्स्ट मैन थे जिन्होंने एक्चुअली में साइंस के बारे में, साइंटिफिक एजुकेशन की क्या नीड है, इसके बारे में इन्होंने बात की थी अपने एस्से के अंदर, सो दैट कि जो टेक्नोलॉजी है, साथ के साथ जो वर्ल्ड है, वो कैसे डेवलप हो, इसमें क्या हेल्प रहेगी साइंस की। नाउ इनके नेक्स्ट फ्यू इम्पॉर्टेंट वर्क्स की हम बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क नोवम ऑर्गेनम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इनका, जो कि 1620 में लिखा गया है। 6 बुक्स हैं इसके अंदर, किसमें, ओरिजिनली लैटिन लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, लेकिन बाद में इन्होंने लाइक इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया था। बट बाय कंटेंट इट डील्स विद द यूज़ ऑफ साइंस, जस्ट लाइक हमने अभी पढ़ा उनके फर्स्ट वर्क एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर, उस एस्से के अंदर। तो जस्ट लाइक इस वर्क के अंदर भी वो किसकी बात करते हैं, यूज़ ऑफ साइंस
मॉडर्न डे में क्या साइंस की वैल्यू है, साइंटिफिक वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की क्यों ज़रूरत है ना। इसके अलावा इनका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क आ जाता है न्यू अटलांटिक्स। न्यू अटलांटिक्स जो कि एक यूटोपियन वर्क है, यूटोपियन वर्क यानी कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करना, इमेजिनरी प्लेस को रिप्रेजेंट करना जो कि एक्चुअली में कहीं भी नोवेयर प्रेजेंट हो, उसको बोला जाता है यूटोपियन वर्क। तो ये इनका यूटोपियन वर्क है। इसके अंदर आप लोगों को क्या याद रखना है, आप लोगों को जस्ट सिंपली ये याद रखना है कि इस वर्क के अंदर किंग सोलोमन इज द किंग, जो कि क्या कर देते हैं, अपनी लैंड को डोनेट कर देते हैं ताकि वहाँ पर क्या, सबसे पहले वहाँ पर साइंटिफिक थिंग्स हो और वहाँ पर एक मॉडर्न लाइब्रेरी स्टैब्लिश कर दी जाए। अपने आइसलैंड को वो डोनेट कर देते हैं। किंग सोलोमन, ये आप लोगों को याद रखना है। दिस पर्टिकुलर नेम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किंग सोलोमन्स आइसलैंड, ये वो डोनेट कर देते हैं टूवर्ड्स, ताकि वहाँ पर क्या है, साइंस की टेक्नोलॉजी आ सके, तो इस वजह से वो डोनेट कर देते हैं। नाउ इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांसिस बेकन कौन से राइटर से इंस्पायर थे। तो मॉन्टेज जो कि एक अफ्रीकन कह रही हूँ, सॉरी, जो कि एक फ्रेंच राइटर थे, उनसे इंस्पायर थे। एंड फादर ऑफ एसे किसको बोला जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज़ फादर ऑफ एसे। फादर ऑफ एसे किसको बोला जाता है, फादर ऑफ एसे या फादर ऑफ एसेइस्ट किसको बोला जाता है, फादर ऑफ एसेइस्ट बोला जाता है मॉन्टेज को बोला जाता है, ठीक है। लेकिन फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट किसको बोला जाता है, फ्रांसिस बेकन को बोला जाता है। तो ये दो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ये आप लोगों को याद रखना है ना। इसके अलावा फ्रांसिस बेकन कॉल द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। इसके अलावा बेकन इमिटेटेड मॉन्टेज एंड रोट 58 एसेज उन्होंने लिखे थे। फर्स्ट 10 एसेज पब्लिश हुए थे 1597 के अंदर, उसके बाद 28 एसेज 1612 के अंदर पब्लिश हुए थे। एंड सारे के सारे ऐसे एक कलेक्शन ऑफ वर्क के अंदर पब्लिश किए गए थे 1625 के अंदर। नाउ फ्रांसिस बेकन के वर्क्स विद ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस बेकन का सब कुछ जितने भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हैं तो। जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि हाँ थोड़ा सा मैंने कम इन डिटेल पढ़ाया तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन फ्रांसिस बेकन में आप लोगों को कुछ अदर थिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इनके एसेज हैं, ऑफ ट्रूथ, ऑफ डेयर, ठीक है, ऑफ लव करके, तो वो ऐसे हैं, लेकिन उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही सारे के सारे वर्क्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और जो पढ़ने की ज़रूरत है आपको। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम सैमुअल जॉनसन के ऊपर। सैमुअल जॉनसन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सैमुअल जॉनसन से पहले भी अदर कुछ राइटर्स हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सैमुअल जॉनसन इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सैमुअल जॉनसन ने क्या फॉर्म किया था, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सैमुअल जॉनसन ने लिटरेरी या लिटरेसी क्लब इन्होंने बनाया था इन 1764, जिसके अंदर ये सारे के सारे राइटर्स थे। ओलिवर गोल्डस्मिथ, जेम्स बॉसवेल, जॉर्ज क्रैब एंड, ठीक है, एडवर्ड गिबॉन ब्रक, ये सारे के सारे राइटर्स थे जो कि लिटरेरी क्लब के अंदर थे। नाउ आप लोगों को याद क्या रखना है, जस्ट रिमेंबर कि ये लिटरेरी या लिटरेसी क्लब जो था ये किसने बनाया था। तो एक्चुअली में दिस इज क्वाइन बाय सैमुअल जॉनसन ने इस क्लब को किया था क्वाइन। नाउ इसके अलावा जॉनसन ने क्या क्वाइन किया है, जॉनसन क्वाइन अ वर्ड मेटाफिजिक्स पोइट्स थे, जॉन डन, एंड्रियो मार्वल। तो ये क्या किया करते थे, एक मेटाफिजिक्स पोइट मतलब है क्या, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो मेटाफिजिक्स पोइट्स थे जो कि एक अनदर थिंग में कंपैरिजन करते थे, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मैं किसी लव का कंपैरिजन कर रही हूँ कि तुम मेरे से प्यार करते हो, तो मैं आपका कंपैरिजन लाइक कैसे करूँगी, तो मैं कंपास होता है ना, तो मैं उससे कंपेयर कर रही हूँ कि जस्ट लाइक ये कंपास कैसा होता है, कंपास ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना,
लाइक 2 उसके अंदर डंडियाँ होती हैं कंपास में। तो मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, मैं अपनी पोइट्री लिख रही हूँ और उसमें मैं बोल रही हूँ कि जस्ट लाइक कि ये आपस में एक सर्कल बनाती हैं गोल गोल, और ये गोल सर्कल बनाते बनाते कभी भी आपस में नहीं मिल सकती। तो जस्ट लाइक जो हमारा प्यार है वो भी आपस में नहीं मिल सकता। तो जस्ट लाइक मैं अगर ऐसे कंपैरिजन कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो मेटाफिजिक्स पोइट्स होते थे वो भी अपने वर्क्स के अंदर इसी तरीके से चीज़ों को कंपेयर करते थे। तो उनको वर्ड क्वाइन किया गया, वर्ड दिया गया था मेटाफिजिक्स पोएट्स। तो वो वर्ड किसने दिया था? सैमुअल जॉनसन ने इसको बोला था मेटाफिजिक्स पोइट। लेकिन ऑल्दो सैमुअल जॉनसन ने उनको एक अनदर वे में टोंट करते हुए उन्होंने इस चीज़ को बोला था, उन्हें प्रेज नहीं किया था। बाकी सारी चीज़ें इन डिटेल आप लोगों को पढ़नी है तो मैं आप लोगों को ये भी पढ़ाऊँगी। ओके, नाउ इसके अलावा सैमुअल जॉनसन प्रेज्ड शेक्सपियर को प्रेस किया था सैमुअल जॉनसन ने, क्योंकि शेक्सपियर अपने वर्क्स के अंदर शेक्सपियर लाइक कहीं ना कहीं एरिस्टोटल की, उनके 2 वर्क्स हैं जिसके अंदर एरिस्टोटल की उन्होंने 3 यूनिटी को फॉलो किया है। एंड शेक्सपियर जिस तरीके से कॉमेडी प्लस में ट्रेजिडी यूज़ करते हैं एक ही वर्क के अंदर, तो इस चीज़ को प्रेस किया है। शेक्सपियर जिस तरीके से कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सैमुअल जॉनसन ने प्रेस की है। पहला ट्रेजिडी कॉमेडी का मिक्सचर को प्रेस किया है, कैरेक्टर को प्रेस किया है। ओके, तो लाइक ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को सैमुअल जॉनसन के बारे में पता होनी चाहिए। नाउ इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अदर राइटर्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। प्लस में जिन राइटर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे सैमुअल जॉनसन को आप लोगों को इन डिटेल पढ़ना होगा, इनकी पोइट्रीज़ हैं उनको पढ़ना होगा, कौन कौन से वर्क्स हैं, अदर वर्क्स भी हैं जो कि इन्होंने लिखे थे, वो सारे ही वर्क आप लोगों को पढ़ने होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। एंड फ्रांसिस बेकन का तो इनफ है, इसके अलावा आप लोगों को कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अदर देन दिस अगर मैं बेन जॉनसन की बात करूँ, तो बेन जॉनसन को भी आप लोगों को इन डिटेल पढ़ना है, इनके सारे ही वर्क्स को पढ़ना होगा। इनके वर्क्स जैसे कि मैंने आप लोगों को बताए थे, अभी मेंशन किए थे, तो सारे ही वर्क्स, कैरेक्टर, समरी, सब कुछ बेन जॉनसन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बेन जॉनसन के अलावा अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स की, तो यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स में आप लोगों को पता होने चाहिए ये रॉबर्ट ग्रीनरी, थॉमस नैश, जॉर्ज पीली, थॉमस किड, इनके जो वर्क्स के टाइटल हैं बेसिकली वो आप लोगों को इंपॉर्टेंट टाइटल्स आप लोगों को पता होने चाहिए। एंड जॉर्ज क्रिस्टोफर मार्लो तो है ही इंपॉर्टेंट, इनके वर्क्स आप लोगों को पता होने चाहिए इन डिटेल। फिलिप सिडनी विलियम, इसके अलावा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इनके बारे में। जॉन वाइक्लिप्स की भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चौसर का ऑलरेडी मैं अपने ब्रेन बूस्टर सीरीज़ में ऑलरेडी चौसर का करवा दिया है, लेकिन स्टिल चौसर की कैंटरबरी टेल्स को इन डिटेल में पढ़ना है। इनके सारे ही वर्क्स को इन डिटेल में आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। नाउ ये सारी की सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे कैसे? अगर आप लोगों को इनरोल करना है तो आप हमारे बैच क्रोनिकल्स के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं उस बैच को। एंड उस बैच को ज्वाइन कैसे करना है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो लाइक सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, उस बैच के अंदर हम सारी की सारी चीज़ें हम इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लाइक अगर आपका प्लान है CUET PG क्रैक करने का, तो उस बैच के अंदर हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि वो सिर्फ आपका CUET PG ही नहीं, बल्कि आपका UGC नेट क्लियर करने में भी आप को वो हेल्प करेगी, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। ओके, तो हम एक अगर CUET PG का एग्ज़ाम इस लेवल का होगा तो हम पढ़ेंगे इस लेवल का, बिकॉज आई नो मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ और कहीं ना कहीं टीचर्स जो हैं वो इतना लाइक अच्छे से पढ़ाती हैं। कुछ टीचर्स जो होती हैं वो तो बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, लेकिन कुछ टीचर्स होती हैं वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाती हैं, क्योंकि उनके पास पहली बात तो इतना टाइम नहीं होता कि वो 1 घंटे में या एक ही दिन में आप लोगों को इतना कंसेप्ट क्लियर करवा लें। ओके, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम वो आप लोगों को अच्छे से इन डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ाता है। दिस इज़ द फैक्ट। अगर आप इन फ्यूचर DU में पढ़ो, जामिया कहीं भी पढ़ लो, तो भी आपको वो इन डिटेल नहीं पढ़ाने वाला। वो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम ही इसलिए लिया जाता है ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ऑलरेडी, सो दैट जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आप लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओ। तो
अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में, तो ऑब्वियसली कि आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इन सारी की सारी चीज़ों की। तो वो सारी की सारी बेसिक, क्या बेसिक से भी हाई लेवल की नॉलेज आप लोगों को इस बैच के अंदर मिलने वाली है। अब लेट मी टेल यू कि आप वो बैच आप लोगों को दिखेगा कहाँ और कहाँ उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले तो आप लोगों को गूगल खोल लेंगे। गूगल में जाकर आप लोगों को जस्ट सर्च करना है। क्या सर्च करना है? यू जस्ट नीड टू सर्च, एक सेकेंड, आप लोगों को यहाँ पर जाकर क्या सर्च करना है? अड्डा 24/7 आप लोगों को सर्च करना है। नाउ अड्डा 24/7 हमने सर्च किया। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंडियाज़ लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर साइड में आप लोगों को कुछ आइकन्स और कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपको साइड में जाना है एंड यहाँ पर सेलेक्ट करना है यूजी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके बाद देन यू हैव टू सेलेक्ट CUET PG। CUET PG का सबसे ऊपर वाला बैच, दिस इज CUET PG, यहाँ पर क्लिक करना है आपको एंड यहीं पर ही आपको सबसे ऊपर मेरा बैच क्रॉनिकल्स आप लोगों को नज़र आ जाएगा। नाउ यहाँ पर जाएंगे आप एंड यहाँ पर जाकर आप लोगों को जस्ट इस बैच को परचेज करना है, जिसके लिए आपको क्या करना है, आप लोग कूपन कोड अप्लाई करना है आपको, जिससे कि आपको क्या होगा, आपको यहाँ पर कूपन कोड अगर आप अप्लाई करेंगे, जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे SM30, जैसे ही आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, आप लोगों को बैच पर कितना 30% ऑफ मिल जाएगा। 30% ऑफ मिल जाएगा आप लोगों को इस बैच पर। एंड देन आप लोगों की क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? तो 2 दिसंबर से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए आप लोगों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी चीज़ें हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोगों को बस सारी की सारी चीज़ें परोसी हुई मिल जाएगी। बस पढ़ना है, आप लोगों को मेहनत करनी है और मेहनत करके अपने ड्रीम कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना है। ओके, तो आई होप कि यू गाइज लाइक दिस वीडियो, और आप लोगों को इसके साथ साथ जो हमारी ब्रेन बूस्टर सीरीज़ चल रही है और जो अभी हमने ब्रिटिश लिटरेचर के ऊपर हमने जो ये अभी 1 शॉट कवर किया, ये सारी की सारी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को नॉलेज, ये सारी की सारी अच्छी लग रही हो, आप लोगों को हर दिन कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा हो। आई होप कि ये सब कुछ आप लोगों को अच्छा लगा हो। ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहूँगी। एंड स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी क्वायरी है, कुछ भी पूछना है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। लाइव क्लासेस अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें तो ऑब्वियसली हम फेस टू फेस इंटरेक्शन में कनेक्ट करते ही हैं, लेकिन अगर उसके अलावा भी आप लोगों को कुछ बात है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी पे आप लोगों को ये सारे के सारे PDFs भी देखने के लिए मिल जाते हैं। जितने भी ब्रेन बूस्टर सीरीज़ के अंदर हमने PDFs किए हैं वो देखने के लिए मिल जाएगा। एंड उसके अलावा PDFs के अलावा हमारा जो आज का जो है 1 शॉट जो हमने कवर किया वो भी मिल जाएगा। सारे नोट्स, सिलेबस, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप लोग मुझसे कोई भी सवाल, क्वेरी भी कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।